हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शंस को और कंजंक्शन से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं 2017 से लेकर 2019 के बीच में उनका सॉल्यूशन देखेंगे। बट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार मैं जो इंपॉर्टेंट जितने भी टाइप्स हैं, रूल्स हैं या जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंजंक्शन से, आपको मैं वो समझा दूँ, वो बता दूँ। अगर आपको पता है तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। और मैं इसे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से बता के चलूँगा। आप इसको कंसेप्ट वाइज मत लेना। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो आप किसी बुक को प्रीफर कर सकते हो या जो जहाँ पे आप क्लासेस करते हो ऑफलाइन, आप वहाँ से टीचर्स से पूछ सकते हो। ठीक है, सो मैं इसे बस रिवाइज करवा दे रहा हूँ एक बार। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कंजंक्शन में, वो पूछा जाता है इसके यूजेज से। ठीक है, और ये यूजेज वाले पार्ट को आप पढ़ते हो। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप देखना उसमें कहीं पर कोरिलेटिव कंजंक्शंस लिखा हुआ होगा, और कोरिलेटिव कंजंक्शंस के अंदर हम लोग ये यूजेज पढ़ते हैं। ठीक है, यूजेज क्या है? बेसिकली हम लोग पेयर्स पढ़ते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस हैं ना जो कि पेयर्स में आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को बस वो पेयर्स पढ़ने होते हैं, उन्हें याद रखना होता है कि किसके बाद क्या आता है, और उसी से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार जल्दी से ये पेयर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखना कि अगर कहीं पर हार्डली स्केर्सली हो तो उसके बाद हमेशा व्हेन आता है। ठीक है, हार्डली स्केर्सली से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो और आगे अगर कहीं पर कंजंक्शन की गुंजाइश हो या दो अलग अलग क्लॉजेस को जोड़ने की गुंजाइश हो, तो ऐसे केस में जोड़ने का काम हमेशा व्हेन करेगा। ठीक है, तो याद आपको ये रखना है कि हार्डली स्केर्सली के बाद हमेशा व्हेन आता है। नेक्स्ट, अगर कहीं पर हमें नो सूनर दिख जाए तो नो सूनर के बाद में अगर कहीं पर गुंजाइश पड़े तो हम दैन यूज करेंगे। नाउ रिमेंबर द स्पेलिंग ऑफ दैन, इट्स THAN नॉट THEN, दैट्स देन। ओके, आई एम नॉट सेइंग देन, आई एम सेइंग दैन। इसका मतलब THAN यूज करना है आपको, THEN यूज नहीं करना। अगर कभी THEN करके क्वेश्चन पूछे तो वो भी एरर होगा। नेक्स्ट, आइदर अगर कहीं पर हो तो उसके बाद हमेशा और होता है। ये आपको आई गेस आपको अभी तक रटा गया होगा कम्प्लीटली, क्योंकि ये पहले भी हम लोगों ने सिंटेक्स में पढ़ा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सो आइदर के बाद क्या होगा? और होगा। नाइदर के बाद क्या होगा? नॉर होगा। नॉट ओनली के बाद क्या होगा? बट ऑल्सो होगा। एक बार देख लो अच्छे से, नॉट ओनली के बाद क्या होगा? बट ऑल्सो होगा। ठीक है, इससे कई सारे सवाल बनते हैं, इसलिए इसे मैंने सर्कल किया हुआ है, इसे इंपॉर्टेंट मान के चलना। आगे, बट अगर कहीं पर बोथ हो तो बोथ के बाद क्या होता है? एंड होता है। ओके, अगर कहीं पर दो या ऑल दो या दाव भी पढ़ा जाता है, सो दाव ऑल दाव आप जो भी पढ़ो, सो दो ऑल दो अगर कहीं पर हो तो इसके बाद येट होगा। क्या होगा? येट होगा। बहुत बार क्या करते हैं ना कि येट के जगह पर एक कॉमा पुट कर दिया जाता है। अगर कहीं पर एक कॉमा भी पुट कर दिया जाए तो वो भी सही है, आप उसे सही ही मानना। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कहीं पर लेस्ट हो, देख लो मैं लीस्ट नहीं लिख रहा, मैं लेस्ट लिख रहा हूँ। ये वर्ड ध्यान से देख लो। लेस्ट का मतलब क्या होता है? लेस्ट का मतलब होता है हिंदी में कहीं ऐसा ना हो। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, अंधेरे में मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। तो कहीं ऐसा ना हो को इंग्लिश में कहा जाता है लेस्ट। अब आपको ये याद रखना है कि अगर कहीं पर लेस्ट लिखा हुआ है और उसके आगे अगर आपको कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगाना हो, कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना हो, तो हमेशा यहाँ पर शुड लगाना। हमेशा क्या लगेगा? शुड लगेगा। नो, ये कंजंक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग इसे कंजंक्शन चैप्टर के अंदर ही पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसी में कवर किया हुआ है कि लेस्ट के बाद अगर कहीं पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगाना हो, कोई मॉडल लगाना हो, तो मॉडल के फॉर्म में क्या लगेगा? शुड लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कहीं पर नथिंग एल्स हो, नथिंग एल्स के बाद बट भी होता है, देन भी होता है, मैक्सिमम केसेस में इसके बाद बट का ही यूज होता है, तो आप ये याद रखो कि नथिंग एल्स के बाद बट होता है। ठीक है, नाउ हैविंग रिमेंबर्ड ऑल दीज थिंग्स, आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो को भी पॉज कर लो और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनको एक बार देख लो और बना लो। ठीक है, मैं एक दो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी आप वीडियो पॉज कर देख लेना, समझ लेना। नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हार्डली हैड आई एंटर्ड द कंपार्टमेंट देन आई मेट माई फ्रेंड विश्वास। ओके, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में, तो इसमें लिखा हुआ है हार्डली हैड आई एंटर्ड। सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है? हार्डली से स्टार्ट हुआ है। अब हमें ये देखना है कि आगे कंजंक्शन की गुंजाइश कहाँ पड़ रही है, कहाँ पे हमें जोड़ने का काम करना है। तो क्या होगा? एक क्लॉज होगा, दूसरा क्लॉज होगा, बीच में जो जोड़ेगा ये होना चाहिए कंजंक्शन। और अगर सोचो कि सेंटेंस के फर्स्ट क्लॉज में यहीं पर हार्डली लिखा हुआ है, तो हमें ये पता है कि ये जो बीच में जोड़ने का काम करेगा, ये कौन जोड़ने का काम कर सकता है? ये कर सकता है व्हेन। सो व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? वी आर लुकिंग फॉर व्हेन, राइट? तो देखते हैं, क्वेश्चन में था हार्डली हैड आई एंटर्ड द कंपार्टमेंट देन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? देन। देन को हटा के हम क्या करेंगे? वहां पे कर देंगे व्हेन। ये हमारा एरर था। नाउ मैं रैंडमली क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिखा हुआ माई ब्रदर इज प्रोफिशिएंट इन बोथ क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। लिखा हुआ है बोथ क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। अगर कहीं पर बोथ हो
तो इसके बाद एज वेल एज नहीं आता, इसके बाद एंड आता है। नाउ ये हिंदी में भी आपको पता होगा, हम क्या कहते हैं, दोनों राम और श्याम, न कि दोनों राम के साथ श्याम, है ना। सो दोनों जहाँ पे बोल देंगे, बोथ जहाँ पे कह देंगे, वहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, एंड लगेगा। क्वेश्चन क्या था, माई ब्रदर इज प्रोफिशिएंट इन बोथ क्रिकेट एज वेल एज नहीं होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप पॉज कर सारे क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, क्वेश्चन नंबर 11 तक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, वो है सेंटेंस बैलेंसिंग का। ओके ना, सेंटेंस बैलेंसिंग जब मैं बोलता हूं तो ये 3 चीज़ों से ज़्यादा फ्रीक्वेंट है इससे क्वेश्चंस। एक है आइदर और से, दूसरा है नाइदर नॉर से, और तीसरा है नॉट ओनली बट ऑल्सो से। मैं आपका 2 मिनट लूंगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो 2 मिनट में आपका लूंगा और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जरा बात को क्लियरली समझना, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, जब भी हम किसी 2 क्लॉज को इन तीनों में से किसी से जोड़ते हैं, सपोज हम लोगों ने जोड़ दिया आइदर और से, या हम लोगों ने जोड़ दिया नाइदर नॉर से, या हम लोगों ने जोड़ दिया नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो इनके साथ एक रूल लगता है। वो रूल क्या है समझ लो क्लियरली। और के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, और के तुरंत बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, आइदर के बाद भी वही होना चाहिए। नॉर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, नाइदर के बाद भी वही होना चाहिए। बट ऑल्सो के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, नॉट ओनली के बाद भी वही होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर और के बाद कोई नाउन आ गया, अगर और के बाद कोई नाउन आ गया, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आइदर के इमीडिएट बाद भी एक नाउन ही आए, ठीक है। अगर नॉर के बाद सपोज एक वर्ब आ गया, तो हम ये कोशिश करेंगे कि नाइदर के बाद भी एक वर्ब ही आए। अगर बट ऑल्सो के बाद सपोज एक यू कैन से एडजेक्टिव आ गया, सपोज एक एडजेक्टिव आ गया, सो बट नॉट ओनली के बाद भी क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारा सेंटेंस बैलेंस्ड नहीं है और सेंटेंस गलत है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया ये मैं थियोरेटिकली बता रहा हूँ। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वाला सवाल देखना, ये वाला सवाल देखना। लिखा हुआ है, द लीडर नॉट ओनली टॉक्ड टू हिज फैमिली बट ऑल्सो हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स। द लीडर नॉट ओनली टॉक टू हिज फैमिली बट ऑल्सो हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स। हमने सबसे पहले क्या देखा कि इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अब हम लोग चेक करेंगे ये सेंटेंस बैलेंस्ड है या नहीं है। पहले देखते हैं है या नहीं है, बाद में देखेंगे सुधारेंगे कैसे। सो तरीका क्या था कि जो सेकेंड वाला पार्ट होता है, आइदर और में और, नाइदर नॉर में नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो में बट ऑल्सो, हम ये चेक करते हैं कि इनके बाद क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आओ जरा चेक करते हैं इस क्वेश्चन में इनके बाद क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा हुआ था, हिज। नाउ हिज जो वर्ड है ये एक प्रोनाउन है, आप सबको अच्छे से पता है कि ये ही का पॉजिटिव केस है, ठीक है। सो ये एक प्रोनाउन है या पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है मान के चलो, नाउन एडजेक्टिव जो भी कहो, तो हमें ये चाहिए कि नॉट ओनली के तुरंत बाद भी कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आए। जरूरी नहीं है कि हिज आए। अगर इसके जगह पे माई आ गया, अगर इसके जगह पे योर आ गया, अगर इसके जगह पे आवर आ गया, तो भी हम मानेंगे कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में? ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोनाउन आया है या एडजेक्टिव आया है। और अगर आप नॉट ओनली के बाद देखो तो लिखा हुआ है टॉक्ड। नाउ टॉक्ड वर्ड बनकर आया टॉक से, एंड टॉक इज अ वर्ब, राइट। सो हमें क्या मिल रहा है क्वेश्चन में? हमें ये मिल रहा है कि बट ऑल्सो के बाद एक प्रोनाउन है और नॉट ओनली के बाद एक वर्ब है। क्या ये सेंटेंस सही हो सकता है? नहीं हो सकता। या तो हमें दोनों के बाद प्रोनाउन चाहिए, या तो हमें दोनों के बाद वर्ब चाहिए। तो हटेगा कौन सा? जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि बैलेंसिंग यहां से स्टार्ट होता है, मतलब ये प्राइमरी, हमें इसे नहीं चेंज करना। हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो नॉट ओनली वाले पार्ट में करने हैं, ठीक है। तो हम कैसे चेंज करेंगे इसे, कैसे बनाएंगे इसे? हम ये ढूंढेंगे कि नॉट ओनली के सबसे नजदीक में हमें प्रोनाउन कहां मिल रहा है पॉजिटिव केस का। सो हम पहले लेफ्ट चेक कर लेते हैं, द लीडर नहीं है। हम राइट चेक कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ था, टॉक्ड नहीं है, टू नहीं है, हिज है ना। अब सोचो, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं ये नॉट ओनली को उठा के वहां पे लेके चला जाऊं, तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा ना। तो सेंटेंस अगर मैं रीराइट करूं तो कैसे होगा, द लीडर टॉक टू नॉट ओनली हिज फैमिली बट ऑल्सो हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सही हो गया, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद भी हिज आ गया और नॉट ओनली के बाद भी हिज आ गया। नाउ दिस इज अ मियर कोइंसिडेंस कि हिज वर्ड रिपीट हो रहा है। जरूरी नहीं हिज वर्ड ही हो, कोई भी प्रोनाउन होगा पॉजिटिव केस में तो वो चलेगा, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, अगेन आप पॉज करके सारे क्वेश्चंस बना लो और डाउट हो तो पूछ लो। जब मैं इसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसी वीडियो के एंड में, तब आपको ऐसे और एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तब मैं और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगली तरफ, अगले रूल की तरफ। अगला रूल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसके बाद फिर से नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। नाउ अनलेस, व्हाट डज अनलेस मीन? अनलेस मीन्स इफ नॉट।
अगर मैं बोलूँ अनलेस, अनलेस क्या होता है? अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, अगर नहीं। आप सबको पता है कि इफ एक पॉजिटिव वर्ड है, अगर कंडीशन वाला वर्ड है। अगर मैं बोलूँ इफ नॉट, तो सोचो अगर इसके बाद नॉट आ गया तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया ना। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अनलेस अगर कहीं पर आ गया तो हमारा सेंटेंस, हमारा क्लॉज ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, उसे फिर से आगे नॉट लगा के नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कर रहे हो तो ये बड़ा रिडंडेंट है और इसकी जरूरत नहीं है, हमारा एरर वहीं पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट नंबर 2, लेस्ट के बाद कभी नॉट नहीं होता। अगर आपने मेरा वीडियो शुरुआत से सुना है तो आपने सुना होगा मैं जब कह रहा था कि लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। सो उसमें ये ना वाला कंटेंट है हिंदी में, और इंग्लिश में अगर हम कहें तो कहते हैं गॉड फॉरबिड। ठीक है, सो फॉरबिड एक नेगेटिव वर्ड है। सो चूंकि ये नेगेटिव वर्ड है, इसके बाद भी नेगेटिव नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैं समअप कर रहा हूं जल्दी से, कि अनलेस एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद नेगेटिव नहीं होगा, साथ साथ में लेस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद नेगेटिव नहीं होगा। मैं एक वर्ड अपनी तरफ से भी ऐड कर रहा हूं, अनटिल। अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट, जब तक नहीं। अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। तो ये तीनों चीजें याद रखना, ये तीनों के तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनके बाद फिर से नेगेटिव नहीं होगा, वरना हमारा सेंटेंस रिडंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, द रीजन वाई। अगर किसी सेंटेंस में द रीजन वाई यूज हो रहा हो तो उसके बाद फिर से बिकॉज का इस्तेमाल मत कीजिएगा। नाउ द रीजन इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि हम लोग जब द रीजन वाई यूज करते हैं तो सेंटेंस में हम किसी चीज का कारण बताते हैं, किसी चीज का रीजन बताते हैं। और जब हम बिकॉज को यूज करते हैं तो इट सर्व्स द सेम पर्पस। उसका इस्तेमाल भी इसलिए किया जाता है ताकि हम किसी चीज का कारण बता सकें। तो एक ही बार एक ही सेंटेंस में कारण बताने के लिए दो चीजें तो यूज करेंगे नहीं। तो हम द रीजन में अगर यूज कर रहे हैं तो बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दोनों का सेम मतलब होता है। बिकॉज के जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? मेरे ख्याल से दैट ज्यादा सटीक होगा, तो दैट यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके, लास्ट सपोज और सपोजिंग इफ इज नॉट फॉलोड बाय इफ। ऑब्वियसली अगर कहीं पर हम सपोजिंग यूज कर रहे हैं या सपोज यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है अगर या मानो, इसके बाद अगर हम इफ यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब भी होता है अगर या मानो। तो सोचो दोनों का तो सेम ही मतलब है, फिर सेंटेंस में दो बार क्यों यूज करेंगे? तो इससे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है ना एग्जाम में, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इस तरीके से, सपोज इफ इट रेन्स। ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, मुझे याद है, सपोज इफ इट रेन्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, या तो सपोज को हटा देंगे या तो इफ को हटा देंगे, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे आप उसे हटा सकते हो। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ओके, नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, देयर आर सम एग्जांपल्स, आप वीडियो पॉज कर आप पढ़ लेना उसे। नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे एक एक करके जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं उस पर बेस्ड सवाल। मैं बता दूं कि 2017 से 2019 के बीच में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं एसएससी में, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, मैंने सबके क्वेश्चंस कंबाइन किए हैं इसमें। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ छूट रहा होगा। ठीक है, तो इतना कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली एग्जाम का पैटर्न किधर जा रहा है कंजंक्शन चैप्टर को लेके। नाउ आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप पॉज कर एक बार ट्राई जरूर कर लेना, इससे आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। और अगर आपसे आपका जवाब बिल्कुल सही बन रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा चैप्टर को लेकर। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन है, नो सूनर डिड आई कम आउट। नो सूनर दिख रहा है, मुझे दिख गया है, मैं इसी तरीके से क्वेश्चन आता हूँ एग्जाम में। सो लिखा हुआ है, नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली विच ड्रेंच्ड मी कंप्लीटली। ठीक है, बहुत मुश्किल से मैं अपने घर से निकला ही था बाजार जाने के लिए कि तभी बहुत तेज बारिश हुई और मैं पूरी तरीके से भीग गया। ठीक है, नाउ ये ड्रेंच वर्ड नोट कर लेना कॉपी पे। ड्रेंच का मतलब होता है गीला होना या भीग जाना, नया वर्ड है तो मैंने बता दिया है आपको। सो नो सूनर यहाँ पे लिखा हुआ था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नो सूनर के बाद अगर कहीं पर सेंटेंस जोड़ने की जरूरत पड़े तो हम क्या यूज करते हैं, देन। आपको सिर्फ ये समझना है कि सेंटेंस जोड़ने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ कि सेंटेंस जोड़ने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। ऐसे इसका आंसर आपको पता होगा, रट्टा मार लेते हैं लोग, मैं बस यही चाह रहा हूँ रट्टा ना मारो यार। सो क्या है, हम ढूंढ रहे हैं जी दो क्लॉज, इन्हीं को तो जोड़ रहे हैं ना। तो हमें ढूंढना है दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इनको जोड़ने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं कंजंक्शन का इस्तेमाल। और अगर पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के भी पहले नो सूनर लिख दिया गया है तो हमसे एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम एग्जैक्ट वो प्रीपोजिशन लगाएं जो नो सूनर के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। तो कंजंक्शन के जगह पे क्या लिखना चाहता है, देन। बट हम क्या ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का दो कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो ढूंढते हैं। इसमें लिखा हुआ है, नो सूनर डिड आई सब्जेक्ट, डिड कम वर्ब, आउट ऑफ माई हाउस, बाकी जो भी बच गया ये ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हमें मिल गया है क्लॉज यहाँ पर एक, राइट। आगे देखना, इट सब्जेक्ट, स्टार्टेड वर्ब, रेनिंग हेविली विच ड्रेंच्ड मी कंप्लीटली, आगे का ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हमें मिल गया है क्लॉज नंबर 2। तो अगर मैं एक सिर्फ समझाने के लिए मैं अगर ऐसा कर दूं कि ये हमारा क्लॉज नंबर 1 है, तो मैं सही बोल रहा हूँ।
और यहाँ से ये हमारा क्लॉज नंबर 2 है, तो मैं सही बोल रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों को जोड़ने का अभी कौन काम कर रहा है जी? व्हेन कर रहा है। अभी कौन कर रहा है? व्हेन कर रहा है। अब सोचो अगर हमारे सवाल में कहीं पर हार्डली दिया होता या स्केर्सली दिया होता तो ये बिल्कुल सही था और हम आंसर करते हैं नो एरर। लेकिन हमारे सेंटेंस में दिया क्या था? दिया था हमें नो सूनर। नो सूनर के बाद क्या लगता है? व्हेन लगता है, देन लगता है, देन लगता है। इसका मतलब हमारा जो एरर है वो है सेकेंड पार्ट में, और व्हेन नहीं, हमें देन का यूज करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। बहुत पते की बात है, लिखा हुआ है अनलेस यू डोंट ओबे। अच्छा, डोंट को हम अगर एक्सपेंड करें तो हम इसे डू नॉट कह सकते हैं ना, उसी का तो ये सिंक करके डोंट लिखा हुआ है। सो लिखा हुआ है अनलेस यू डोंट ओबे। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ नॉट, इफ नॉट। अब सोचो यहाँ पे क्या हम ऐसे कह सकते हैं इफ नॉट यू डोंट ओबे? कितना अटपटा साउंड कर रहा है ना, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो इसलिए एरर कौन से पार्ट में होगा? ए पार्ट में। यहाँ से हम डोंट को हटा देंगे, बाकी सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पॉज करके ट्राई करते जाना। अगला लिखा हुआ है हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन वेयर। हमें मिल गया, हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, हमें पता है हार्डली के बाद क्या लगता है? व्हेन लगता है। सो यहाँ पे लिखा होता है हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन वेयर। यहीं पे तो जुड़ रहा है ना सेंटेंस, आगे देखो आई सब्जेक्ट है, वहां से फिर नया पार्ट स्टार्ट हो गया। सो हम क्या करेंगे? वेयर को हटा के कर लेंगे उसकी जगह पे व्हेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर डिड द सनराइज व्हेन वी। देखो डिड द सनराइज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक क्लॉज हो गया। व्हेन वी देखो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? व्हेन कर रहा है। अच्छा, नो सूनर लिखा हुआ है, नो सूनर के बाद क्या लगता है? देन लगता है। सो व्हेन को हटाओ, देन कर लो। नेक्स्ट, एक ही तरीके के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, देख लो। नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज मॉर्निंग वॉक व्हेन इट बिगैन टू रैन। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसे ज़्यादा, व्हेन को हटा के देन होगा। रीज़न आपको पता है, नहीं पता तो पिछले जाओ ऑडियो में, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वहाँ से सीख लो। नेक्स्ट, द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिडंट स्टडी एट ऑल। ये रूल अभी मैंने बताया था। अगर कोई सेंटेंस द रीजन से स्टार्ट हो रहा हो, द रीजन वाई से स्टार्ट हो रहा हो, तो ये कारण बताने के लिए होता है। और चूंकि इसी से कारण बताने का बोध हो चुका, वो सिग्निफाई कर चुका उस चीज़ को, हम फिर से बिकॉज नहीं यूज़ करेंगे। सो बिकॉज की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? दैट। बिल्कुल सही है आगे का पूरा सेंटेंस। नेक्स्ट, द रीजन प्रिया वॉज लेट टू द मीटिंग इज बिकॉज हर फ्लाइट वॉज डिलेड। द रीजन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो रीजन बताने के काम में आता है। आगे लिखा हुआ है इज बिकॉज, बिकॉज नहीं होगा, क्या होगा? इज दैट हर फ्लाइट वॉज डिलेड, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी बट प्रोवाइडेड हिम विथ अ ब्यूटीफुल बंगलो। सो लिखा हुआ है नॉट ओनली डिड दे ऑफर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नॉट ओनली लिखा हुआ है, ठीक है ना। नॉट ओनली जब भी क्वेश्चन में हो ना, दो चीजें याद रखना। एक तो ये सेंटेंस बैलेंसिंग का क्वेश्चन हो सकता है पहला, या दूसरा ये क्वेश्चन वैसे भी हो सकता है कि नॉट ओनली के बाद कंप्लीट बट ऑल्सो नहीं आकर या तो सिर्फ ऑल्सो दे दे, या तो फिर बट दे दे, या देन ऑल्सो दे दे, या कुछ भी अलग चीजें दे दे, ठीक है। सो हम चेक कर लेते हैं नॉट ओनली के बाद क्या होना चाहिए? बट ऑल्सो। पढ़ते हैं सेंटेंस को। नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी बट प्रोवाइडेड। बट प्रोवाइडेड नहीं होगा सर, बट ऑल्सो प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। एरर है सेकेंड पार्ट में, बट ऑल्सो प्रोवाइडेड, राइट। नेक्स्ट, नो सूनर हैड सी अराइव दैट हर। ओके, यहाँ पे एरर मिल गया हमें, लिखा हुआ है नो सूनर। नो सूनर के बाद क्या होता है जी? नो सूनर के बाद होता है देन। यहाँ पे लिखा हुआ था दैट, हम क्या करेंगे? यहाँ पर देन कर देंगे। एक और एरर है इसमें, ध्यान देना, इसमें अराइव नहीं होगा जी, अराइव्ड होगा। मुझे वही अटपटा लग रहा है, इसलिए मैंने एक सेकंड का पॉज लिया था कि ये कैसे सही हो सकता है। एक्चुअली एरर फर्स्ट पार्ट में है, और फर्स्ट पार्ट में ही दो एरर है। एक तो नो सूनर के बाद देन होता है, सो हम वहाँ पे देन लगाएंगे, और दूसरा हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। सो अराइव नहीं होगा दोस्त, अराइव्ड होगा, ठीक है। बट एरर फर्स्ट पार्ट में है, तो दो एरर हो, तीन एरर हो, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, नॉट ओनली वी सॉ द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ओके, अभी मैंने आपको बोला था कि नॉट ओनली अगर मिले तो चेक कर लेना बट ऑल्सो लिखा है कि नहीं। सो नॉट ओनली यहाँ है, बट ऑल्सो यहाँ है, इसमें तो कोई एरर नहीं है। इसका मतलब या तो ये क्वेश्चन नो एरर है, या तो फिर ये सेंटेंस बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। नो एरर करने से पहले एक बार हम बैलेंस करना सीख लें, मतलब समझ लें, हम लोगों ने तो सीख लिया है, अब हम यूज़ कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हम लोगों ने तब कि बट ऑल्सो के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, नॉट ओनली के बाद भी वही होना चाहिए। देखो बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा हुआ है? बट ऑल्सो के बाद लिखा हुआ है द, विच इज ऑब्वियसली एन आर्टिकल, राइट। नाउ आर्टिकल इज ए एन एन द, these three definitive verbs are called article, not verbs. Definite forms are called article. So क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Not only we saw the president but also the chief minister of Delhi, right? अब हम क्या ढूंढ रहे हैं कि अगर but also के बाद the आया है जो आर्टिकल है, तो या तो a हो, या तो n हो, या तो the हो, तीनों में से कुछ भी तो हमारा काम बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि नॉट ओनली के क्या कहीं पे भी आसपास में द लिखा है, और अभी क्या लिखा है? अभी तो देखो वी लिखा हुआ है ना, वी इज अ प्रोनाउन। सो सेंटेंस तो गलत है। गलत इसलिए कि बट ऑल्सो के बाद आया है आर्टिकल, तो नॉट ओनली के बाद भी आना चाहिए था आर्टिकल। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो सेंटेंस गलत है। इसका मतलब ये सेंटेंस तो पक्का गलत है, नो एरर वाला आंसर तो नहीं हो सकता। अब हम इसे सुधारेंगे कैसे? हम ये ढूंढेंगे कि नॉट ओनली के बाद सबसे नज़दीक में हमें आर्टिकल कहाँ मिल रहा है। क्या हमें वी मिला आर्टिकल है? नहीं। हमें सॉ मिला आर्टिकल है? नहीं। हमें द मिला, ये आर्टिकल है ना। अब हमें करना ये है कि हमें इस द को
और इस नॉट ओनली को जितना नज़दीक रख सके हम उतना नज़दीक रखना है। तो नज़दीक हम कैसे रख सकते हैं पता है, हम या तो नॉट ओनली को उठा के 100 के बाद कर दें, या तो 20 को उठा के इसके पहले कर दें। बात वही है, एरर है जी फर्स्ट पार्ट में। एरर ये है कि ये सेंटेंस का जो क्रोनोलॉजी है सेंटेंस की वो गलत है। होना एक्चुअली चाहिए था वी सॉ नॉट ओनली द प्रेसिडेंट, और बाकी सेंटेंस सही था। अगर ऐसा हो जाता, वी सॉ अगर पहले आ जाता तो नॉट ओनली के बाद भी आता द जो आर्टिकल है, और बट ऑल्सो के बाद भी आता द जो आर्टिकल है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट, हार्डली हैड इट कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल देन द बॉम्ब। देन, अच्छा हार्डली से अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो रहा हो तो आगे कंजंक्शन के फॉर्म में हम देन लगाते हैं, वेन लगाते हैं, वेन लगाते हैं ना। तो आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर, देन के जगह पे वेन। मैं टाइम नहीं दे रहा क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता होंगी, बहुत बेसिक बात है ये, और अभी मैंने समझाई भी है आपको। सो लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने नरेशन पढ़ा है तो आपको ये कंसेप्ट ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। एक बात बताओ मुझे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, एंड वेयर यू आर गोइंग। क्या ये दोनों क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है? ये जो दोनों मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, क्या इन सेंटेंस में कोई डिफरेंस है? डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वेयर आर यू गोइंग एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। वेयर यू आर गोइंग एक असर्टिव क्वेश्चन है, इसमें फुल स्टॉप लगेगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ दोनों में तो वेयर लिखा हुआ था, फिर हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे भी वेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वेयर लिखा हुआ है, और वेयर तो एक प्रश्नवाचक शब्द है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। सो कैसे पता चलेगा? देखो, किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क लगना मतलब इंट्रोगेटिव होना या फुल स्टॉप लगना, असर्टिव होना, ये कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है इस पर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है वर्ब और सब्जेक्ट के प्लेसमेंट पे, कहाँ पे आप उसे लिख रहे हो। मैं समझाता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूँ कि राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, इसमें क्या लगेगा? आप बोलोगे फुल स्टॉप। मैं आपको बोलूँ इज राम माई फ्रेंड, इज राम माई फ्रेंड, क्या लगेगा? आप बोलोगे क्वेश्चन मार्क। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इज राम में इज जो वर्ब का फॉर्म है वो पहले आ गया, और राम जो कि सब्जेक्ट का फॉर्म है ये बाद में आया। जबकि पहले वाले एग्जाम्पल में राम इज में राम पहले आया और इज बाद में। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर आप किसी से कोई सवाल पूछ रहे हो, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आप यूज करना चाहते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करना चाहते हो, तो पहले आएगा वर्ब, बाद में आएगा सब्जेक्ट। जबकि आप अगर फुल स्टॉप यूज करना चाहते हो और ये असर्टिव फॉर्म में रखना चाहते हो, तो पहले आएगा सब्जेक्ट, बाद में आएगा वर्ब। ठीक है, इसको मैंने डिटेल में अपने पुराने वॉइस के वीडियो में भी बताया है। आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता होगा ऑलरेडी, अगर नहीं देखा तो उसे देख लो पहले। सो लिखा हुआ है माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग। अब ये फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे दोस्त, क्या लिखा हुआ है? व्हाई वाज शी वीपिंग, और लास्ट में दिया हुआ है फुल स्टॉप। अगर लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ है तो व्हाई वाज शी में तो पहले वर्ब आ गया, बाद में सब्जेक्ट आ गया ना, तो ये गड़बड़ है या नहीं है? गड़बड़ है ना। तो होना क्या चाहिए था? व्हाई शी वाज वीपिंग, सही फॉर्म था व्हाई शी वाज वीपिंग। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, मैं दोहरा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, हार्डली हैड ही लेफ्ट द स्टेडियम देन इट बिगेन टू रेन हेविली। ओके, हार्डली यहाँ पे लिखा हुआ है, हार्डली के बाद क्या होता है? हार्डली के बाद व्हेन होता है। सो यहाँ से हम देन को हटाएंगे और उसकी जगह पे कर लेंगे व्हेन। नेक्स्ट, आवर कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक कंटेनर्स बट ऑल्सो स्टील कंटेनर्स। अच्छा देखना यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा हुआ है, पहले चेक कर लो। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो होना चाहिए, है ना? है, इसका मतलब वहाँ तो एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बैलेंसिंग करना सीख लेते हैं। बट ऑल्सो के तुरंत बाद देखो क्या लिखा हुआ था? स्टील। स्टील को आप छू सकते हो, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो नाउन होता है। इसका मतलब ये स्टील जो वर्ड है ये एक नाउन है ना? अब हमें ये चाहिए कि नॉट ओनली के बाद भी एक नाउन हो, है ना? सो अब हम ये देखेंगे कि नॉट ओनली के बाद नाउन है क्या? मैन्युफैक्चर्स, मैन्युफैक्चर्स वर्ब है सर, ये नहीं हो सकता। तो अब हम लोग देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? प्लास्टिक, ये हो सकता है। इसका मतलब जो सेंटेंस का जो क्रोनोलॉजी है, जो लिखने का जो क्रम है, वो गलत है। होना ये चाहिए था कि नॉट ओनली होना चाहिए था मैन्युफैक्चर्स के बाद। तो सेंटेंस कैसे रहेगा? सेंटेंस रहेगा सुधारने के बाद, आवर कंपनी मैन्युफैक्चर्स नॉट ओनली प्लास्टिक कंटेनर्स बट ऑल्सो स्टील कंटेनर्स। हुआ ये कि बट ऑल्सो में ऑल्सो के बाद भी एक नाउन हो गया स्टील के फॉर्म में, और हमारे नॉट ओनली के बाद भी एक नाउन हो गया प्लास्टिक के फॉर्म में। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनलेस यू डू नॉट, ज़्यादा टाइम नहीं मैं दूंगा। अनलेस अगर नहीं, नेगेटिव वर्ड है, डू नॉट नहीं होगा, यहाँ से डू नॉट को हटा दो, एरर है फर्स्ट पार्ट में। अगला, आई इंसिस्टेड बट नाइदर प्रवीण और हिज फ्रेंड। अच्छा, नाइदर के बाद और होता है, नाइदर के बाद नॉर होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था आइदर अगर हो तो इसके बाद और लगता है, और अगर नाइदर हो तो इसके बाद नॉर लगता है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? और को हटाएंगे और हम क्या कर लेंगे इसके जगह पे? नॉर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको ये पूरा जो हमारा जो वीडियो सेशन चला है ये इंटरेस्टिंग लगा होगा और साथ साथ में अच्छा लगा होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, जैसे मैंने बोला कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं और रीसेंट डेज में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इसी तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो नोट्स आप पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ने का अप्रोच कैसा होगा ताकि एग्जाम के क्वेश्चंस आपसे चुटकियों में बन जाए। ठीक है, नाउ बिफोर concluding the video, let me give my regards to पूजा जी for providing me this notes। ये जो शुरुआत के जो मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा था, ये नोट्स उनके ही स्कैन किए हुए, उनके ही हैंड रिटन नोट्स हैं। सो थैंक यू पूजा जी फॉर योर एफर्ट। साथ साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है और आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप इस चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हो तो यार प्लीज़ शेयर कर देना। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।